एयरपोर्ट पे तो कल ऐसा हुआ कि कल्याण बनर्जी जो है, जो राज्यसभा सांसद, वो गए तो वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, लोगों ने उनसे कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। वो भी चोर चोर बोलना शुरू करा कि शुभेंदु चोर, ये चोर, वो चोर। तो वैसी स्थिति में अगर आपको आगे कुछ भी सार्थक दिशा में जाना है, तो जब आपका ब्रांड ही हॉस्टाइल हो चुका है पब्लिक के नजरिए में, ठीक है, तो कांग्रेस में आप शामिल हो जाइए। और या फिर एक तीसरा फंड बनाने की कोशिश की जाए, अगर ये लोग मिलकर तीसरा फंड बनाएं। ममता पास्ट हर प्राइम है, अब उनका हो चुका, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। और अभिषेक जो है, लेकिन एक कोशिश हो रही है थर्ड फ्रंट को लेके, मैं उसी का जिक्र करने जा रहा हूं सज्जन जी, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी के बीच माना जा रहा है कि डीएमके थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है और बताया जा रहा है कि स्टालिन एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस एक फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। अब ऐसे में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। स्टालिन का केजरीवाल, नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी पर फोकस है। अगर यह फ्रंट बनता है तो फिर यह कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस फ्रंट के बनने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसका कोर वोटर वही होगा जो कांग्रेस का है। अजीत जी, अब स्टालिन को लेकर जो हम बात करेंगे, स्टालिन ये थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य आपको नजर आता है, क्योंकि वो खुद तो पावर से आउट हो चुके हैं? बिल्कुल, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। अभी तो जो अगला चुनाव जो सबसे नजदीकी चुनाव होगा, राज्यों को छोड़ दें, जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं है। पंजाब, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तमिलनाडु का तो अभी ही हुआ, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ होते हैं 29 में। तो जो नजदीकी चुनाव है वो 2029 का है, जिसमें एमके स्टालिन या उनका बनाया थर्ड फ्रंट कोई रोल प्ले कर सकता है। जो इंडिया ब्लॉक बना था उसके अंदर भी एक प्रेशर ग्रुप काम करता था, एक थर्ड फ्रंट उसके अंदर भी काम करता था, जिसमें ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव थे। ये सब एक प्रेशर ग्रुप की तरह कांग्रेस के पैरेलल एक दूसरा संगठन अंदर ही चलाते थे। अब ये सब आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी हार करके बैठी हुई हैं और अखिलेश यादव को कांग्रेस की मोटे तौर पर जरूरत होगी अगले चुनाव के लिए। तो अभी वो कांग्रेस से कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। तो अभी हमको लग रहा है कि तीसरा फ्रंट अगर कोई बनता भी है तो वो बहुत रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन तीसरे फ्रंट की राजनीति अगर होती है और लोकसभा में और संसद के अंदर हर दिन की जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, उस फ्लोर कोऑर्डिनेशन में अगर बीजू पटनायक, मतलब बीजू जनता दल और डीएमके, ये सब लोग, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलकर अगर अलग पॉलिटिक्स करते हैं एक, तो ये फिर यूनाइटेड अपोजिशन जो है उसको एक झटका होगा और सरकार को आसानी होगी जो वो विधायी काम होंगे उनको कराने। और ये प्रयास देखिए, बीआरएस जो है तेलंगाना के, हाँ, उन्होंने भी पहले कोशिश की थी 2019 तक की एक थर्ड फ्रंट बने, बीजेडी से और बाकी पार्टियों को साथ लाके बात हुई थी, लेकिन वो बात चली नहीं। लेकिन हाँ, इससे हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपका अपोजिशन बट रहा है। थर्ड फ्रंट बने ना बने, लेकिन एक फ्रंट तो अभी भी खुला हुआ है और दमदार 10 में हम उसी फ्रंट की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट का फ्रंट, जहां पर एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अब हुआ यह है कि पलटवार और वार हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने देर रात ईरान पर हवाई हमले किए, एक दो जगह नहीं, कई जगहों पे किए। अब जैसे कि बंदर सिरिक नेवल बेस को निशाना बनाया, विलायत नेवल बेस को निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास में भी हमला किया गया, सिरिक में भी हमला किया गया। तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अब ईरान ने अमेरिका के जो बेस हैं, खासतौर पर बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट करते हुए मिसाइल दागे। हालांकि जो सेंट्रल कमांड का तो अभी भी यही कहना है कि जो भी मिसाइल दागे गए थे वो किसी भी तरह से हिट नहीं हुए, उनको आसमान में ही एक उड़ा दिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सज्जन जी, ये बात हो रही थी कल की 1-2 दिन में हम लोग डील कर लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। अब देखिए कि फिर से युद्ध शुरू हो गया है। उधर अब्बास अरागाची ने बोला है कि अमेरिका इस रीजन से चले जाए अगर वो सेफ रहना चाहते हैं। देखिए, सबसे वो तो है कि हॉर्मुज पे निगरानी कर रहे थे, अपाची जो उनकी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, उसको मार गिराया और ट्रंप ने बोला कि भाई हम इसका जवाब दे रहे हैं। वैसी स्थिति में एक चीज तय है कि ईरान बिल्कुल अभी डिफायंस मोड में है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जो है बहुत ही रैशनल तरीके से पावर असिमेट्री को देखते हुए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो क्लियर है कि भाई आप मार रहे हैं, मारिए, लेकिन हमारे पास, ईरान के पास क्या, हॉर्मुज के अलावे भी है कि वो अमेरिका की वल्नरेबिलिटी को पहचान गया है कि आपके जितने भी बेस और आपके जितने भी अलाई देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनको आप कहां तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये सीधी सी बात है कि, और उसके बाद फिर आ रहा है कि 2-3 दिन में फिर से कुछ वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ट्रंप की जो ये परपेचुअल अनसर्टेनिटी वाली जो बात है, उसमें आप ईरान के डिफायंस मोड को जब तक नहीं पहचानेंगे, जिसके साथ डील करना है, आप डील ब्रेकर क्लॉज उसमें डालते रहे। इजरायल आपके लिए एक अलग समस्या है, ठीक है सर। आपने इजरायल का बात किया सज्जन जी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट से कहा है कि ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि हमें अकेले ईरान के साथ लड़ना पड़े। अजीत जी,
ये बयान दिया है। देखिए, उनको पता है कि लगातार मना कर रहे हैं ट्रंप कि आप दूसरे फ्रंट मत खोलिए, आप लेबनान का फ्रंट मत खोलिए जो मेन है, बंद नहीं करेंगे। हाँ, तो वो बंद नहीं कर सकता है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है इजराइल के लिए, तो वो बंद नहीं करेगा। हालांकि ये दोनों में सारी चीजें बहुत कोऑर्डिनेटेड होती हैं। देखिए, इतना कोऑर्डिनेटेड है इजराइल और अमेरिका का सारा मामला, कहने के लिए भले कुछ भी करते रहे। अभी भी आप देखिए, अमेरिका ने जो अटैक किया है वो पूरे, आपने जितने नाम बताए, चाहे सिरिक हो, चाहे वो विलायत बेस हो, सब साउथ ऑफ द ईरान है, और नॉर्थ ऑफ द ईरान जो है वो अटैक करता है इजराइल। तो ये इतना कोऑर्डिनेटेड होता है इन लोगों का अटैक। और अभी कल ही हम सुन रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली थी जिसमें ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर हम निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे ईरान में, और 3 दिन में डील होने की बात की। 3 दिन में पहले कहा था, अभी कल कह रहे थे अपने रिपब्लिकन पार्टी की रैली में कि 2 हफ्ते में और निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे, और एकदम उसी समय होर्मुज खुल जाएगा और तेल के दाम गिर करके $92 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाएंगे, और दुनिया फिर 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। ये कल कह रहे थे वो। और फिर रात में उन्होंने कहा कि अभी जांच कर रहे हैं हम कि हम जहाज अपने से गिरा या कैसे, और रात फिर उन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए सर, ये जो कुछ भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसको लेके शायद एक ऐसा देश है जिसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए, उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर युद्ध हो रहा है उसकी वजह से वो नाखुश है, उनके लिए कि उनका जो डील होने का जो काम कर रहे थे, डील बनाने का काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो लेकर आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा तो बाहर क्या संभालेगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे उसने जबरन कब्जा कर रखा है भारत के भूमि पर, वहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के वर्दीधारियों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, फौज की गोलियों का मुकाबला पत्थरों से किया जा रहा है। जवाब में जनरल मुनीर कसाई बन गया है। खबरें आ रही हैं कि पीओके में 2 दिनों में करीब 400 लोग मार गिराए गए हैं, और हत्या के बाद लाशें भी गायब हो जा रही हैं ताकि खबर बाहर ना आ सके। सबसे भयंकर मंजर बिम्बर में दिखा है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस बीच पीओके प्रशासन ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 प्रदर्शनकारी नेताओं के ऊपर इनाम की घोषणा की, उन्हें पकड़ने के लिए। प्रशासन का कहना है कि इन प्रदर्शनकारी नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। जवाब में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी इनाम का ऐलान कर दिया है। आईएसआई के ब्रिगेडियर फैक की हत्या पर $100 मिलियन का इनाम की घोषणा की है। पीओके को लेकर उसकी असेंबली में सभी 53 सदस्यों की हत्या पर $10 मिलियन का इनाम किया गया है। हर पाकिस्तानी रेंजर्स की हत्या पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। अब सोचिए कि वो पीओके, जिसे आप कह सकते हैं ना कि धर्म के नाम पर अपने साथ मिलाने के लिए जो भी किया पाकिस्तान ने, अब उसका हाल देखिए क्या हो गया। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर जो क्यों भड़की है। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पुलिस और यहां पर आम लोगों के बीच ये झड़प चल रही है, और ये सब कुछ हो रहा है यहां पर किस लिए? क्योंकि आटे से सब्सिडी हटा दी गई है। 12 जो असेंबली सीट रिजर्व रखी गई थी शरणार्थियों के लिए, उससे पुख्ता कर दिया गया, जिसका विरोध कर रहे थे। आप सोचिए कि भारत में आटा 20-30 रुपए किलो मिलता है, और पाकिस्तान में वही आटा मिलता है 150-200 रुपए किलो। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर सब्सिडी हटा दी जाए तो 40 किलो का जो कट्टा आता है, जो बिकता है पीओके में, जो पाकिस्तान से आता है 40 किलो का कट्टा, वो 2000 से बढ़कर 4-5 हजार रुपए पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे?